ठीक है। तो आज हम जिस विषय पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं वो बीएमएस थर्ड प्रॉफ के छात्रों के लिए मैं कहूँगा बेहद ज़रूरी है। चरक चिकित्सा स्थान का 21वां अध्याय विसर्प चिकित्सितम। जी हाँ। इसको ना आप एक ऐसी त्वचा की बीमारी समझिए जो बहुत तेजी से फैलती है, जैसे मॉडर्न में हम हर्पिस ज़ोस्टर या सेल्यूलाइटिस देखते हैं। और ये सिर्फ एक और अध्याय नहीं है। अगर इस पर पकड़ बना ली तो मानकर चलिए कि आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं। बिल्कुल। क्योंकि इससे एक बड़ा सवाल लगभग हर साल पूछा ही जाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहेली भी है। अच्छा। विसर्प और कुष्ठ यानी लेप्रेसी, इन दोनों में रोग पैदा करने वाले जो शारीरिक तत्व हैं, जिन्हें हम दोष और दूष्य कहते हैं, हाँ, वो एकदम एक जैसे हैं। क्या बात कर रही हैं? जी, लेकिन फिर भी ये दो बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। एक बहुत तेजी से फैलती है और दूसरी सालों साल चलती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि एक ही सामग्री से दो अलग-अलग बीमारियां आखिर बनती कैसे हैं। क्या बात है। तो ये सिर्फ रटने वाला अध्याय नहीं है, ये तो आयुर्वेद के सोचने का तरीका समझने का एक बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम विसर्प को पूरी तरह से समझेंगे, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण इसकी चिकित्सा, जो कि परीक्षा और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। विसर्प ही क्यों? मुझे लगता है इस नाम में ही इसका राज छुपा है ना? हाँ बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो सब कुछ साफ कर देता है। विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन सा स्मृतः परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात्। इसका सरल सा अर्थ है कि ये रोग शरीर में विविध यानी कई दिशाओं में बहुत तेजी से सर्पण करता है, मतलब फैलता है। सर्पण जैसे सांप की तरह रेंगना। एकदम। इसीलिए इसका नाम विसर्प है। इसका एक और नाम परिसर्प भी है, क्योंकि ये सर्वतः यानी चारों ओर फैलता है। ये नाम ही इसकी तीव्र मतलब अक्यूट और आक्रामक प्रकृति को बताता है। अच्छा, तो ये नाम ही हमें बता रहा है कि हमें एक ऐसी बीमारी से निपटना है जो एक जगह टिककर नहीं बैठती। अब आते हैं उस पहेली पर। आपने कहा कि इसके और कुष्ठ के तत्व एक जैसे हैं, तो वो तत्व हैं कौन से? इन्हें आयुर्वेद में सप्त द्रव्य संग्रह कहा गया है, यानी 7 चीजों का समूह। इसमें 3 तो हमारे दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। और 4 दूष्य हैं, यानी वो ऊतक जो प्रभावित होते हैं, रक्त, लसिका, त्वक और मांस। तो 3 दोष और 4 दुष्य, कुल मिलाकर 7। अब यहां पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर कुष्ठ में भी यही 7 चीजें शामिल हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यही वो बातें जो इस अध्याय को खास बनाती है। यही इस अध्याय का सार है। देखिए, ये सिर्फ एक रटने वाली बात नहीं है, ये आयुर्वेद की निदान पद्धति की गहराई को दिखाता है। आयुर्वेद बीमारी को सिर्फ लक्षणों से नहीं बल्कि दोषों के व्यवहार से पहचानता है। व्यवहार से। हाँ। और फर्क यही है। विसर्प में दोष विसर्पणशील होते हैं, यानी वो गतिशील होते हैं, भागते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। वो पूरे शरीर में एक तरह से भगदड़ मचा रहे हैं। अच्छा। जबकि कुष्ठ में यही दोष स्थिर होते हैं, जो एक जगह डेरा डालकर धीरे धीरे सालों तक बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। वाह, तो एक में दोष भगोड़े हैं और दूसरे में कब्जा जमाए बैठे हैं। ये तो अक्यूट और क्रॉनिक बीमारियों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। बिल्कुल। तो मतलब विसर्प एक तरह की आयुर्वेदिक इमरजेंसी है जहां दोष नियंत्रण से बाहर होकर भाग रहे हैं। ये वाइवा का एक शानदार सवाल है। बिल्कुल। यही मुख्य अंतर है और यही इसकी पूरी चिकित्सा का आधार भी बनता है। तो अगर दोषों का ये व्यवहार इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन भागते हुए दोषों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से विसर्प के अलग अलग प्रकार भी बनते होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। दोषों की प्रधानता के आधार पर विसर्प के 7 प्रकार बताए गए हैं। 7 प्रकार? जी। 3 तो बहुत सीधे हैं, जो एक एक दोष से होते हैं, वातिक, पैतिक और कफज। हाँ। एक होता है त्रिदोषज, जिसे सान्यपातिक कहते हैं। ये सबसे गंभीर होता है और इसे असाध्य माना जाता है क्योंकि इसमें तीनों दोष अनियंत्रित हो जाते हैं। और बाकी 3? मैंने सुना है उनके कुछ विशेष नाम हैं। हाँ, और यही नाम परीक्षा में 2 नंबर के सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। ये द्वंद्वज है, यानी 2 दोषों के मेल से बनते हैं। पहला है आग्नेय विसर्प, जो वात और पित्त के मिलने से होता है। आग्नेय मतलब आग जैसा? बिल्कुल। इसमें रोगी को ऐसी भयानक जलन होती है जैसे शरीर पर किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए हों।
ये वात की गति और पित्त की गर्मी का एक घातक कॉम्बिनेशन है। बाप रे, ये सुनने में ही इतना भयानक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ग्रंथि विसर्प, जो कफ और वात के मेल से बनता है। ग्रंथि? हाँ, इसमें शरीर पर ग्रंथियों की एक माला जैसी बन जाती है, जैसे गर्दन या कांख में सूजी हुई गांठों की एक चेन। यहाँ कफ का भारीपन और वात की गति मिलकर ग्रंथियां बनाते हैं। समझ गया। और तीसरा? तीसरा है कर्दम विसर्प, जो पित्त और कफ से बनता है। कर्दम का मतलब होता है कीचड़। कीचड़? जी, इसमें त्वचा कीचड़ जैसी चिपचिपी, काली और गीली हो जाती है, जिसमें से स्राव होता रहता है। ये पित्त की सड़न पैदा करने वाली प्रकृति और कफ की चिपचिपाहट का नतीजा है। ये तीनों नाम, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम, और उनके दोष, ये तो रटने ही पड़ेंगे। अब क्या विसर्प शरीर में कहाँ हो रहा है, उस पर भी इसका कोई वर्गीकरण है? हाँ, स्थान के अनुसार भी इसके 3 प्रकार हैं और ये सीधे सीधे इसके इलाज की संभावना मतलब प्रोग्नोसिस से जुड़ा है। पहला है बहिर्श्रित, जब दोष सिर्फ बाहरी हिस्सों जैसे त्वचा और मांस में हो। ये साध्य होता है, यानी इसका इलाज संभव है। और अगर ये शरीर के अंदर फैल जाए तो? उसे अंतःश्रित कहते हैं। जब दोष शरीर के भीतरी अंगों में चले जाते हैं तो ये कृच्छ साध्य हो जाता है। ये मतलब इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा? और तीसरा सबसे खतरनाक उभयाश्रित है, जब दोष बाहर और भीतर दोनों जगह फैल जाएं। ये असाध्य यानी इनक्यूरेबल माना जाता है। तो हमने इसकी परिभाषा और प्रकार समझ लिए। अब ये सवाल उठता है कि ये होता क्यों है? ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जो दोषों को इतना ज्यादा भड़का देते हैं कि वो शरीर में भागना शुरू कर दें? इसके कारण, जिन्हें हम हेतु कहते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। आहार में बहुत ज्यादा लवण यानी नमक, अम्ल यानी खट्टा और कटु यानी तीखा रस का सेवन करना, दही, सिरका और खास तौर पर विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस इसके सबसे बड़े कारण हैं। ये सभी चीजें शरीर में जाकर पित्त और रक्त को सीधे तौर पर दूषित करती हैं। अच्छा, तो ये सारे कारण शरीर में गर्मी और सूजन बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि ये इतना इन्फ्लेमेटरी होता है। और विहार यानी लाइफस्टाइल में क्या गलतियां होती हैं? विहार में दिन में सोना, जिसे दिवास्वप्न कहते हैं, चोट लगना और बहुत ज्यादा धूप या आग के संपर्क में रहना शामिल है। ये सब भी शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं और दोषों को फैलने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। अब लक्षणों की बात करते हैं। वातिक, पैत्तिक और कफज विसर्प में मुख्य अंतर कैसे पता चलता है? देखिए, वातिक विसर्प में त्वचा का रंग श्याव अरुण यानी ग्रेश पिंक हो जाता है और दर्द बहुत तेज चुभने वाला होता है, जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक। पैत्तिक विसर्प में त्वचा का रंग तांबे जैसा हरा या पीला हो सकता है। इसमें जलन और बुखार मुख्य लक्षण हैं और इसकी एक खास पहचान है कि इसमें फुंसियां बहुत जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि पित्त की प्रकृति ही पकाने वाली होती है। तो मैं मानता हूं कि कफज विसर्प में इसका ठीक उल्टा होता होगा, मतलब फुंसियां देर से पकती होंगी। बिल्कुल। कफज विसर्प में त्वचा का रंग पांडु यानी पीला सफेद होता है। शरीर में भारीपन, खुजली और चिपचिपा स्राव होता है। और जैसा आपने कहा, कफ की मंद प्रकृति के कारण इसमें फुंसियां बहुत देर से पकती है। और इनके इलाज की संभावना क्या है? कौन सा ठीक हो सकता है और कौन सा नहीं? जो एकल दोष वाले हैं, वातिक, पैत्तिक, कफज, वे साध्य हैं। जो द्वंद्वज हैं, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम, वे कृच्छ्र साध्य हैं, यानी उनका इलाज मुश्किल है लेकिन संभव है, अगर तुरंत और सही इलाज शुरू हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और सान्यपातिक? और जैसा हमने पहले बात की, सान्यपातिक विसर्प असाध्य है। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, चिकित्सा। हमारे पास एक तेजी से फैलने वाली आक्रामक बीमारी है। इसका सामना करने के लिए आयुर्वेद का एक्शन प्लान क्या है? इसका सिद्धांत बहुत तार्किक और सटीक है। हमें भागते हुए दोषों को पकड़कर शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन कैसे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोष शरीर के किस हिस्से में है। अगर दोष कफ स्थान यानी शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे छाती, गर्दन, सिर में है तो लंघन और वमन कराना चाहिए ताकि दोष वहीं से निकल जाए। और अगर बीच के हिस्से में हो तो? अगर दोष पित्त स्थान यानी शरीर के मध्य हिस्से जैसे पेट, लिवर में है तो विरेचन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है।
और अगर दोष वात स्थान यानी शरीर के निचले हिस्से में है तो शुरुआत में रुक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। ग्रंथों में एक चेतावनी भी दी गई है कि शुरुआती अवस्था में घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो थोड़ा अजीब लगता है। घी को तो हम औषधि मानते हैं, है ना? ऐसा क्यों है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट है। अगर दोष बहुत बढ़े हुए हैं और भाग रहे हैं और आपने उन्हें शांत करने के लिए ऐसा घी दे दिया जो विरेचन न कराए, तो वह घी उन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की बजाय वहीं पर रोक देगा, उन्हें चिपका देगा। इससे वो त्वचा, मांस और रक्त को और भी ज्यादा खराब कर देंगे और बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इसलिए पहला कदम हमेशा शोधन यानी शरीर की सफाई होना चाहिए। ये तो बहुत अहम बात है। अब एक चिकित्सा का जिक्र इस अध्याय में बार बार आता है, रक्त मोक्षण। इसका इतना महत्व क्यों है? रक्त मोक्षण को विसर्प की सबसे प्रभावी चिकित्सा कहा गया है। ये इस अध्याय का शो स्टॉपर ट्रीटमेंट है। शो स्टॉपर? जी हाँ। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि सारे उपचार एक तरफ और रक्त मोक्षण एक तरफ। इसका कारण ये है कि विसर्प की जड़ में रक्त और पित्त की दूष्टि ही मुख्य होती है। रक्त मोक्षण सीधे दूषित रक्त को ही शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे बीमारी की जड़ पर ही प्रहार होता है। और इसे करने की विधि भी दोष के अनुसार अलग-अलग है ना? जी हाँ। वात की प्रधानता में श्रृंग यानी सींग से रक्त मोक्षण किया जाता है। पित्त की प्रधानता में जलौका यानी लीच थेरेपी का उपयोग होता है, जो आज भी बहुत प्रभावी है। हाँ, लीच थेरेपी। और कफ की प्रधानता में अलाबू यानी लौकी से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई शरीर के अंदर की सफाई। लेकिन जो लक्षण त्वचा पर दिख रहे हैं, उनके लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहिर्परिमार्जन चिकित्सा की जाती है, मतलब वो इलाज जो सीधे त्वचा पर लगाया जाता है। त्वचा और मांस में जो बचे खुचे दोष होते हैं, उन्हें शांत करने के लिए प्रलेप और प्रदेह यानी औषधीय लेप का उपयोग होता है। अच्छा। ये लेप आमतौर पर ठंडे और पतले लगाए जाते हैं ताकि जलन और सूजन शांत हो। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए एक मरीज आपके पास आया जिसके हाथ पर लाल जलन वाला तेजी से फैलता हुआ दाना है। ठीक है। उसने बताया कि पिछले 2-3 दिन से वो बहुत मसालेदार खट्टा खाना खा रहा था। ये एक क्लासिक पैत्तिक विसर्प का मामला लगता है। तो हमारा पहला कदम क्या होगा? हमारी पहली सोच होगी कि पित्त और रक्त को शांत करना है। हम तुरंत विरेचन की योजना बनाएंगे, जैसे त्रिवृत लेह से। साथ ही उसी समय प्रभावित जगह पर जलौका लगाकर दूषित रक्त को निकालेंगे। और बाहरी शांति के लिए चंदन या खस जैसे ठंडे द्रव्यों का लेप लगाएंगे। इसके साथ ही उसे खान पान में पूरा परहेज, जिसे अपथ्य कहते हैं, बताया जाएगा। मतलब क्या क्या नहीं खाना? हाँ, उसे विदाही यानी जलन पैदा करने वाला भोजन, दही और दिन में सोना, इन सब से पूरी तरह बचना होगा। इस उदाहरण से पूरी चिकित्सा प्रक्रिया एकदम साफ हो गई। ये सिर्फ सिद्धांतों को नहीं बल्कि उनके एप्लीकेशन को दिखाता है। बहुत बढ़िया। अब परीक्षा से ठीक पहले चलिए इस पूरे अध्याय का एक त्वरित रिवीजन करते हैं। जरूर। पहला पॉइंट, विसर्प का अर्थ है सांप की तरह तेजी से फैलने वाला रोग। दूसरा, इसके सप्त द्रव्य हैं, 3 दोष और 4 दूष्य। तीसरा और सबसे जरूरी, कुष्ठ से अंतर। विसर्प में दोष गतिशील होते हैं, भगोड़े होते हैं, जबकि कुष्ठ में स्थिर होते हैं। चौथा, इसके 7 प्रकार हैं, वातिक, पित्तिक, कफज, सान्मीपातिक और 3 विशेष नाम वाले आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। पांचवा, स्थान के अनुसार 3 प्रकार, बहिश्रित जो साध्य है, अंतःश्रित जो कृच्छ साध्य है और उभयाश्रित जो असाध्य है। छठा, मुख्य कारण हैं अम्ल, लवण, कटुरस का ज्यादा सेवन और विरुद्ध आहार। सातवां, चिकित्सा का मूल सिद्धांत है दोष और स्थान के अनुसार शोधन, मतलब दोषों को पकड़कर बाहर निकालो। आठवां, सर्वश्रेष्ठ और सबसे अचूक चिकित्सा है रक्त मोक्षण। नौवां, एक बड़ी चेतावनी, प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन से बचना है, पहले शरीर की सफाई जरूरी है। और 10वां, बाहरी उपचार के लिए ठंडे प्रलेप और प्रदेह का उपयोग किया जाता है। और परीक्षा के लिए विसर्प के 7 प्रकारों के नाम और उनके दोष, कुष्ठ से इसका अंतर, साध्यासाध्यता और रक्त मोक्षण का महत्व, ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। तो हमने विसर्प की पूरी रूपरेखा समझी। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें दोषों के व्यवहार के बारे में सिखाता है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार आपके लिए छोड़ रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि विसर्प की चिकित्सा में
रक्त और पित्त की शुद्धि सबसे जरूरी है। आज की जीवन शैली को देखिए, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, मसालेदार और खट्टी चीजें, देर रात तक जागना। क्या हम अनजाने में अपने शरीर में रक्त और पित्त को लगातार दूषित करके विसर्प जैसी तीव्र और आक्रामक बीमारियों के लिए एक स्थायी वातावरण नहीं बना रहे हैं? सोचिएगा। दोस्तों, अगर आज की ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सौर्यबैम्स चैनल को। अपनी बीएम्स यात्रा में निरंतरता बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फोकस, स्टे आयुर्वेदिक। जय आयुर्वेद।